आप सभी को नमस्कार। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आज हम लोग लाइट चैप्टर करेंगे, ठीक है। जैसा हमने बायोलॉजी आपको करवाया उसी तरीके से फिजिक्स भी आपको करवाया जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, दो चैप्टर फिजिक्स का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है लाइट, दूसरा है आपका इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कुछ जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनको हिंदी समझ में नहीं आता, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता, ठीक है। तो एक चीज़ मैं कहूँगा कि आप कंटेंट पे फोकस रखें, थोड़ा अपनी तरफ से भी एफर्ट दें। बाकी कोई भी चीज़ में आपके लिए कमी नहीं किया गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया गया है, ठीक है। और मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। बट मुझे पता है, जैसे कि मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़ा तो तकलीफ होता ही है, स्पेशली वर्ड में। चलो कुछ वर्ड्स में बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद ज़बरदस्त क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले याद रखना, तरंग को हम लोग वेव बोलते हैं। आप बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ। तरंग को आप वेव बोलते हैं, कण को हम लोग पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। अगर ट्रांसवर्स वेव बोले तो मतलब होता है अनुप्रास तरंग, और लॉन्गिट्यूडनल वेव बोले मतलब होता है अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। वैक्यूम को हम लोग निर्वात बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग अपवर्तांक बोलते हैं, ठीक है। और आपको ये चीज़ याद रखना है कि रिफ्लेक्शन को हम लोग परावर्तन बोलते हैं, ठीक है, और रिफ्रैक्शन को हम लोग अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। बाकी डिस्पर्सन को हम लोग विक्षेपण बोलते हैं, स्कैटरिंग को हम लोग परिकीर्णन बोलते हैं, ठीक है, और डिफ्रैक्शन को हम लोग विवर्तांक बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सब चीज़ लिखा हुआ है, बस मैंने आपको समझाने के लिए एक बार बोल दिया कि इस तरीके से होता है। अब एकदम हम लोग एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे और क्वेश्चन इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग दो पार्ट में करेंगे। थोड़ा तो हमें, जब मैं बोलता हूँ एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, मतलब थोड़ा हमें ज़्यादा एफर्ट तो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ लाइट क्या है, तो याद रखिएगा लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर मतलब क्या होता है सर? तो ये जो होता है आपका तरंग का भी एक नेचर शो करता है और कण का भी नेचर शो करता है। मतलब ये डुअल नेचर है, वेव नेचर शो करता है एज वेल एस ये पार्टिकल नेचर शो करता है, ठीक है। ये भी चीज़ आप याद करोगे, ठीक है। तो लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और याद रखिएगा प्रकाश एक ऊर्जा के रूप में है जो खुद तो क्या होता है, हम उसको देख नहीं पाते हैं, पर दूसरे चीज़ को हमें ये देखने में मदद करती है। ये चीज़ आप याद रखोगे। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी वो वस्तु हम देख पाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि सन से कौन सा लाइट निकलता है, आपको पता है व्हाइट लाइट निकलता है। तो व्हाइट लाइट जब इस पे पड़ेगा, ये ग्रास पे, तो ग्रास जो लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में सब लाइट होता है, आपको पता है 7 कलर होता है। तो ये जब ग्रास पे पड़ेगा, ठीक है, तो जितने भी कलर होते हैं वो सब खुद वो ऑब्जर्व कर लेगा, और ग्रीन कलर जो है वो क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। इसीलिए हमें क्या दिखता है? एक ग्रास जो है हमें ग्रीन दिखता है। तो यहाँ से आपने कंसेप्ट क्या समझा? किसी भी चीज़ का अगर हम रंग वो देख रहे हैं, मान लीजिए कि आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, वो लाल रंग का शर्ट पहना है, तो मतलब ये है कि जो लाल रंग का शर्ट है वो जितना भी उस पर व्हाइट कलर पड़ रहा है, सन का जो कलर व्हाइट पड़ रहा है, ठीक है, उसमें से वो सब कलर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सिर्फ वो रेड कलर को क्या कर दे रहा है? वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ठीक है, प्रवर्तन कर दे रहा है, जिसको आप बोलोगे। समझ में आया? वही लिखा हुआ है। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों तक प्रवर्तित कर देता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। समझ में आया? ये एक कंसेप्ट था। पहला मैंने क्या बोला? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, वो भी चीज़ आप याद रखिएगा। और ये क्या करती है? डुअल नेचर शो करती है, मतलब ये कण का भी नेचर है इसमें और तरंग का भी नेचर है। अब आपको अगर पूछा जाए कि जो वेव थ्योरी दिया था, किसने दिया था, मतलब जो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो आपको याद रखना ह्यूगेन, ठीक है। और अगर बोले कि वेव थ्योरी, तो वही होता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसने दिया था? तो आपको याद रखना वेव थ्योरी ऑफ जो लाइट है वो किसने दिया था? तो आपको याद रखना वो ह्यूगेन ने दिया था, ठीक है। और अगर बोले कि जो कंसेप्ट है, ये तो तरंग वाला कंसेप्ट किसने दिया? आपका ह्यूगेन ने दिया। और कण वाला जो कंसेप्ट है ये किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। देखो, प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश तरंग अनुप्रास तरंग है। अब देखो, दो तरीके का तरंग होता है, एक होता है आपका ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रास तरंग, और एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। तो अगर आपको पूछे कि प्रकाश किस तरीके का तरंग है, तो आपको बोलना है ट्रांसवर्स है। मतलब क्या है ये? आपका अनुप्रास्थ तरंग है। अब सर अनुप्रास्थ तरंग क्या होता है? तो थोड़ा हम यहाँ आपको अब थोड़ा हम समझाने की कोशिश करेंगे कि अनुप्रास्थ क्या होता है और अनुदैर्घ्य क्या होता है, ठीक है। देखिए, तो अनुप्रास्थ जो होता है, ठीक है, एक हम इसको पीछे ले लेंगे, ठीक है। अब देखो, मान लो कि कोई अगर ये वेव है, ठीक है, कोई अगर वेव, अगर ये एक वेव है, ठीक है, और एक ये वेव है, ठीक है, तो जो अनुप्रास्थ में जो मैंने बोला कि ट्रांसवर्स वेव जो होता है, ठीक है, जो ट्रांसवर्स वेव जो होता है
मान लीजिए ये एक आपका वेव है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में ये ट्रेवल करेगा उसके वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, उसके वो परपेंडिकुलर होगा। बट जो आपका अनुदैर्ध्य तरंग है, मैंने दो तरंग बताया ना अभी इधर, ठीक है, ये देखो एक है आपका अनुप्रास जिसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, और अनुदैर्ध्य जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो हमेशा जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा उसके वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और जो आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव है जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल करता है वो क्या होता है, वो पैरेलल होता है उस डायरेक्शन का, या उस जो जिस माध्यम में वो ट्रेवल कर रहा है उस माध्यम के जो कण होंगे वो भी उस डायरेक्शन में पैरेलल होंगे। तो यहाँ जो होता है आपका परपेंडिकुलर का कंसेप्ट आता है और यहाँ जो आता है आपका पैरेलल का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो सर क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चंस पे बात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको ये पूछा जाएगा इस स्लाइड से, पहला पूछा जाएगा कि जो आपका जो प्रकाश है वो ड्यूअल नेचर शो करता है। ड्यूअल नेचर मतलब कि उसमें तरंग का भी कंसेप्ट आता है और उसमें कण का भी कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो ड्यूअल नेचर का जो थ्योरी था जिसमें कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसने दिया है, तो ह्यूगन ने दिया है, ठीक है। और आपका कण थ्योरी वाला किसने दिया है, तो न्यूटन ने दिया है, ठीक है। लाइट किस तरीके का वेव है, अगर आप पूछा जाए किस तरीके का तरंग है, तो अनुप्रास्थ तरंग है। अनुप्रास्थ तरंग क्या होता है सर, तो अनुप्रास्थ तरंग ऐसे तरंग है जो जिस डायरेक्शन में वो वेव ट्रेवल करता है उसके वो परपेंडिकुलर होता है। और एक तरंग और होता है जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। तो सर लॉन्गिट्यूडिनल वेव किस में होता है, तो ये होता है आपका साउंड वेव में। तो साउंड वेव बोले तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और अगर आपका लाइट वेव बोले तो आपका ट्रांसवर्स वेव। एक कंसेप्ट और याद रखिएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, और देखिए जब जो साउंड वेव होता है, साउंड क्या होता है याद रखिएगा, कॉम्प्रेशन होता है फिर रेयरफेक्शन होता है, कॉम्प्रेशन होता है फिर रेयरफेक्शन। तो ये भी याद रखना, कॉम्प्रेशन मतलब दबना और फिर खिंचाना, फिर दबना फिर खिंचाना, ये किस में होता है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव में होता है। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है, किस वेव में देखा जाता है, तो साउंड वेव में देखा जाता है। ये चीज़ इतना आप समझ के रखें। एक क्वेश्चन आपको और पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि पहला मनुष्य वो कौन था जो स्पीड ऑफ लाइट को नापा था, तो इसका नाम याद रखोगे, मिस्टर का नाम है रोमर। तो कौन था जो सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट नापा था, तो याद रखना है वो है आपका रोमर। अब जो मैं कंसेप्ट यहाँ एक जो आपको एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं यहीं आपको समझा देता हूँ। अब मैं एक जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, याद रखना जो लाइट जो होता है एक क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब क्या, विद्युत चंबकीय वेव है, ये तरंग है। तो सर ये क्या है बेसिकली, तो अब यहाँ ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, जल्दी कर लेंगे ये चीज़ को हम लोग, ठीक है। देखो जैसे कि हमने यहाँ क्या आपको लिखा है, आप देखोगे तो यहाँ है आपका गामा, यहाँ क्या है एक्सरे, ये क्या है अल्ट्रावायलेट, ये क्या है विजिबल, ये क्या है इंफ्रारेड, ये क्या है माइक्रो, और ये क्या है रेडियो। ये सीक्वेंस प्लीज़ आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जितने भी हैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उनको चलने के लिए, उनको एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए कभी कोई माध्यम या कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ देख रहे हो विजिबल लाइट, विजिबल लाइट में ही तो लाइट आएगा। तो लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब लाइट को चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर मैं साउंड वेव बोलूं तो क्या साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जी नहीं, वो एक मैकेनिकल वेव है और उसको चलने के लिए हमें माध्यम की जरूरत पड़ती है। याद रहेगा कि जो लाइट जो होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसका सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट किसने नापा था, तो रोमर ने नापा था। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो होता है आपका वैक्यूम में। वैक्यूम में कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, ठीक है। वैक्यूम मतलब निर्वात, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, निर्वात में होता है। अगर कहीं भी अगर वो जाए, ठीक है, किस पे इसका जो स्पीड है डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा इसका स्पीड जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिसको हम लोग
अभी मैंने बताया था ना अपवर्तांक जिसको आप लोग बोलते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। तो ये रिलेशन भी आप जरूर याद रखिएगा कि जो स्पीड ऑफ जो लाइट होता है उसका इन्वर्सली रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का ज़्यादा होगा वहाँ लाइट कम होगा। अभी ही बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका जाता हो, जो जितना ज़्यादा डेंसर है, ठीक है। अब डेंसर क्या है मैं आगे बताऊंगा, हिंदी में भी उसको डेंसर है। जैसे कि देखो, एक है आपका हवा एयर और एक है आपका ग्लास। तो ग्लास क्या है, ये ज़्यादा डेंसर है, तो स्पीड ऑफ लाइट कहाँ कम होगा, डेंसर मीडियम में। क्यों, क्योंकि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। देखो एकदम समझ के रखना, अब मैं जो कंसेप्ट लिखने जा रहा हूँ यहाँ ध्यान से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि देखो सिर्फ रटने से नहीं होगा, थोड़ा तो समझ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट यहाँ लिखता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये 1, और यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ ज़्यादा होता है, जिस मीडियम में जितना ज़्यादा डेंसर होगा, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आगे धीरे धीरे बस आप सुनते जाइए, ठीक है। चलिए, तो ये जो मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, विद्युत चंबकीय तरंग मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको याद करने के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया पेन को, चलिए कोई बात नहीं, पेन चल नहीं रहा है फिर से। तो आपको यहाँ देखिए, सबसे पहले है आपका गामा रे, ठीक है, उसके बाद है आपका एक्सरे, उसके बाद है आपका अल्ट्रावायलेट, उसके बाद है विजिबल, और उसके बाद है आपका माइक्रोवेव। तो अब जो मैं यहाँ आपको समझाने जा रहा हूँ, प्लीज़ इसको आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। देखिए देखो, पहले इसको हम लोग थोड़ा मिटा लेते हैं, थोड़ा कंसेप्चुअल बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर मैं एक वेव इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से वेव ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ से जो यहाँ होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं, ठीक है, जिसको तरंग धैर्य आप बोलते हैं। इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जिसको आप लोग आयाम बोलते हो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। और जितना टाइम लेगा यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का अगर हम लोग उल्टा लिख देते हैं तो उससे हमें क्या मिल जाता है, आवृत्ति मिल जाता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। ये चीज़ आपने समझा। तो एक चीज़ आप समझना, जिसका ज़्यादा वेवलेंथ होगा, जिसका ज़्यादा तरंग धैर्य होगा, उसका एनर्जी कम होगा। अब इसको भी मैं समझा सकता हूँ बट अभी नहीं समझाऊंगा। बस आपको कंसेप्ट इतना याद रखना है कि जिसका तरंग धैर्य ज़्यादा होगा उसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। मतलब वेवलेंथ और एनर्जी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ रेड कलर में लिखूँ और आपका वायलेट कलर में अगर लिखूँ तो दोनों में एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, वायलेट का ज़्यादा होगा एनर्जी। क्यों ज़्यादा होगा इसका, क्योंकि इसका जो तरंग धैर्य होता है वो कम होता है। उसी तरीके से देखिए, ये गामा रे का सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, इसलिए बोलता है सबसे ज़्यादा पेंट्रेट कौन कर सकता है, तो गामा रे कर सकता है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी का रिलेशन ऐसा होगा, देखो एनर्जी, अगर एनर्जी बोले सबसे ज़्यादा किस में है तो गामा रे में, उसके बाद एक्सरे में, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोव और उसके बाद रेडियो। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। बट याद रखिएगा अगर बोले कि तरंग धैर्य यहाँ सबसे ज़्यादा किसका होगा तो रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद वो उल्टा हो जाएगा। एक चीज़ और, आपका जो एनर्जी होता है वो डायरेक्टली डिपेंड होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के, मतलब आवृत्ति के। मतलब जो आपका एनर्जी है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका किसका, आपका फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका किसका होगा, अभी मैंने बताया वेवलेंथ का। कभी इसको मैं समझाऊंगा, बस अभी आपको रिलेशन क्या याद रखना है जो मैंने अभी समझाया। वेवलेंथ का इन्वर्सली रिलेशन होता है आपका एनर्जी के साथ। एनर्जी अगर किसी चीज़ का ज़्यादा है तो उसका वेवलेंथ कम होगा, ठीक है। एनर्जी का डायरेक्टली रिलेशन होता है किसके साथ, आवृत्ति के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। किसी चीज़ का अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा। इसीलिए अगर मैं पूछूं कि रेड कलर का और वायलेट कलर का किस में एनर्जी आपका ज़्यादा है तो आप क्या बोलोगे, सिंपल सी बात है, वेवलेंथ जो होता है आपका तरंग धैर्य रेड कलर का बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी कम हो जाएगा। इतना आप यहाँ याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आएंगे या छोड़ के आओगे तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, वो तो आप करोगे बाकी उसके बाद। चलिए, अब ये चीज़ समझ लिए, लाइट के बारे में भी आपने समझ लिया, ये सब समझ लिया कि
थ्योरी क्या ड्यूअल इसका नेचर होता है, आपने समझ लिया कि जो लाइट जो होता है एक ट्रांसवर्स वेव है, आपने ये भी समझ लिया कि लाइट जो एक क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, इसीलिए इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। पर साउंड जो होता है ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, इसीलिए इसको चलने के लिए ये निर्वात में नहीं चल सकता है। क्या ये निर्वात में नहीं चल सकता है, इसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। इसीलिए क्या है, आपका जो साउंड वेव है एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो नहीं है, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। याद रहोगे? चलो, और याद रखना जब हम लोग इस तरीके से ये ड्रॉ करते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, और नीचे वाला को हम लोग ट्रॉक बोलते हैं। इंग्लिश में याद रखो, ठीक है, मैक्सिमम चीज ट्राई करो। और यहाँ जहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहाँ से एंड हुआ है, इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। ये चीज समझ में आ गया? प्रकाश का आप देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत इसमें समझा दे। प्रकाश, ठीक है, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, यहाँ सिर्फ ये लिखा हुआ है, मैंने आपको समझा दिया क्यों इसकी जरूरत नहीं पड़ती है माध्यम की, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होता है, तो आपका वैक्यूम निर्वात में होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। सबसे पहले किसने खोजा था, स्पीड ऑफ लाइट किसने मेजर किया था, तो रोमर ने किया था, ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ही कम होता है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पूछे कि प्रकाश, ठीक है, सीधा, प्रकाश जो होता है हमेशा सीधा चलता है, ठीक है, कैसा चलता है, सीधा चलता है, ठीक है, और क्यों, क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है। वेवलेंथ के बारे में मैंने बता दिया, किसी तरंग का कण एक चक्कर पूरा करने में जितना ये लेता है, आप देख लेना। वेवलेंथ मैंने आपको समझा दिया, यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ तक ये वेवलेंथ होता है। ये नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ऊपर वाला जो है इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रॉक बोलते हैं। और यहाँ तक वेवलेंथ बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में जो टाइम लेगा उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। उसके उल्टा कर दोगे तो आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी मिल जाता है, ठीक है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो ऊंचाई होता है इसको आयाम या एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। वेव का खत्म। अब वैक्यूम, ठीक है, निर्वात मतलब ऐसे प्रकाश का वेग अधिकतम होता है वैक्यूम में, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्रकाश का रंग वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। और जो मैंने अभी बताया ना, वेवलेंथ पे तो डिपेंड करता है एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी के हिसाब से ही उसका कलर होता है, ठीक है। तो जैसे कि रेड कलर है, ठीक है, और ग्रीन कलर है, तो सिंपल सी बात है, रेड और ग्रीन है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका एनर्जी किसका होगा, वो ग्रीन कलर का होगा। क्यों, क्योंकि इसका वेवलेंथ कम होता है। और सबसे कम एनर्जी किसका होगा, रेड का होगा। क्यों, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और जिसका ज़्यादा वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, उसका डेविएशन भी बहुत कम होता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। डेविएशन किसका कम होगा, ठीक है, निक्षेपण किसका कम होगा, विक्षेपण किसका कम होगा, तो वो होगा आपका लाल कलर का, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, सब चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर करके चलना है, ठीक है। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। मैंने ये भी चीज़ आपको समझाया, क्योंकि जिस माध्यम में वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है, अपवर्तांक जिसको बोलते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर किसी मीडियम का अपवर्तांक ज़्यादा है, जैसे कि आपका ग्लास का अपवर्तांक ज़्यादा होता है, ठीक है। अब अपवर्तांक का मुझे एग्जैक्टली वैल्यू याद नहीं है, ठीक है, बट जिसका ज़्यादा होगा उसमें उसका स्पीड कम होगा, ठीक है। चाल माध्यम अपवर्तांक पर निर्भर करता है, वही चीज लिखा हुआ है, जितना अधिक होगा उस प्रकाश की चाल उतनी कम होगी, ठीक है। रिलेशन मैंने अभी बताया था, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब देखो ये निर्वात है, तो निर्वात मतलब क्या, वैक्यूम। वैक्यूम में क्या होता है, सबसे स्पीड होगा, ठीक है। अब देखो पानी इससे ज़्यादा पानी में होगा, और इससे ज़्यादा उल्टा हो गया ये तो, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे ज़्यादा किस में होगा, आपका किस में होगा, वैक्यूम में होगा, ठीक है। उससे कम किस में होगा, पानी में होगा। उससे कम किस में होगा, कांच में होगा। और ये कैसे, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है सबसे कम होता है। निर्वात का, आप जल्दी से कमेंट करो, ये पूछा जाता है, ठीक है, कि निर्वात का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तांक कितना होता है, देख तो कितने लोग पढ़ते हो। उसके बाद पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये निर्वात से थोड़ा ज़्यादा होता है, और कांच का जो होता है ये सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए स्पीड इसमें सबसे कम होता है। अब देखो निर्वात में 3 × 10⁸ सेकेंड, याद रखना है, बीपीएससी का क्वेश्चन इस बार का। पानी का 2.25 × 10⁸ सेकेंड, और कांच का 2। अगर ये चीज़ नहीं भी है बट कंसेप्ट अगर आपको याद है कि जो ज़्यादा डेंसर होगा मीडियम, वहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा, तो आप डायरेक्टली टिक मार के आ सकते थे, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट जो था वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन का, जिसको हम लोग बोलते हैं
परावर्तन, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन का जो दो आपको लॉ याद रखना है, लाइट किसी भी सतह से टकराकर उस माध्यम पे वापस लौटता है, उसे हम लोग, जैसे कि अगर ये लाइट इधर से टकराए फिर से ये वापस आ गया, तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन, ठीक है। अब ये जो परावर्तन के दो नियम आप याद रखोगे, पहला जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आपतित किरण, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है, ये दोनों जो एंगल नॉर्मल के साथ जो बनाएगा ये हमेशा इक्वल होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो एंगल आई इक्वल टू होता है एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन। प्लस आपको याद रखना है कि ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे सब एक ही प्लेन पे लाई होते हैं, तो ये दो लॉ आपको याद रखना है, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दूसरा, और याद रखना ये नॉर्मल के साथ यहाँ ले रहे हैं, इसके साथ, ये नहीं कि तुम इधर का ले लेना, कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके साथ लेते हैं, नॉर्मल के साथ लेते हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया, ये तीनों एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है वो तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, वहीं लिखा हुआ है अपरिवर्तित किरण, अपवर्तन बिंदु तथा अभिलंब परिवर्तित किरण एक ही तल पे स्थित होते हैं, ठीक है, समझ में आया, वही चीज़ लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ, बस उस पर आप ध्यान देने दो, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये था आपका रिफ्लेक्शन, इसमें दो लॉ आपने समझा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं रिफ्रैक्शन में। अब रिफ्लेक्शन और एक होता है आपका रिफ्लेक्शन जो आपने ऊपर पढ़ा, और एक होता है आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आपका इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो याद रखना जो आपका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, जो आपने जस्ट ऊपर देखा, ठीक है, जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, सिर्फ एक ही मीडियम में रहा तो उसका मीडियम चेंज नहीं होता है। मान लो अगर मैं यहाँ अगर मैं अपने घर में एक लाइट दीवार पे मारता हूँ तो दीवार से वापस हो जाता है तो वो उसी रूम में, कोई मीडियम तो चेंज नहीं हुआ है। बट आपका रिफ्रैक्शन में क्या होता है, अपवर्तन में क्या होता है, आपका मीडियम चेंज होता है। मान लीजिए ये हवा में था यहाँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ ग्लास लिखा हुआ है, पानी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका मीडियम चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ से आएगा और ये ऐसा आ गया, मतलब मीडियम ही चेंज हो गया, पूरा का पूरा मीडियम चेंज हो गया यहाँ, ठीक है। तो जब मीडियम चेंज हो जाता है तब क्या होता है, आपका अपवर्तन होता है, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए अब इसका दो तीन चीज याद रखना, जब भी लाइट, ठीक है, जब भी लाइट आपका कहाँ से कहाँ जाएगी, मतलब आपका ये होता है आपका रेयर मीडियम और ये होता है आपका डेंसर मीडियम, ठीक है, क्योंकि ग्लास आपको पता है कि डेंसर मीडियम है और एयर क्या है आपका रेयर मीडियम है। तो जब भी इंसिडेंट रे, ठीक है, आपका देखो यहाँ इंसिडेंट जा रहा है, यहाँ इंसिडेंट, तो मीडियम चेंज करेगा, ठीक है, मीडियम चेंज करेगा, तो याद रखिएगा, ठीक है, जब वो रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा, ठीक है, रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा तो फिर से क्या होगा आपका, वो नॉर्मल की तरफ, आपको नॉर्मल की तरह क्या होगा, आपका ये हो जाएगा, ये नॉर्मल की तरह इस तरह झुक जाएगा, ठीक है। बट अगर यही मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करूँ, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करूँ, और ये फिर से ग्लास से, ठीक है, कहाँ जा रहा है आपका एयर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ग्लास से कहाँ जा रहा है आपका एयर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा आपका, मान लीजिए मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ये इसके तरफ नहीं झुकेगा, ठीक है, ये इधर भाग जाएगा। तो ये चीज़ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या मैंने बताया कि जब भी लाइट, ठीक है, आपका कहाँ से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये आपका नॉर्मल की तरफ झुकेगा, ठीक है। बट अगर डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम की तरह अगर कोई लाइट जाता है तो वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगा, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। जब मान लो ये यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ये इधर घूम रहा है, ये इधर सटने की कोशिश करेगा, बट अगर मैं यहाँ से इधर बाहर भेजूँ तो ये बाहर भागने की कोशिश करेगा, इधर इससे अलग भागने की कोशिश करेगा। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो लिखा है जब एक प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, इसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और जो मैंने कंसेप्ट समझाया वो भी आप याद रखना, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन होता है यहाँ, याद रखिएगा कि जब, ठीक है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसमें क्या क्या चेंज हो जाता है। याद रखिएगा इसमें फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकी सब चीज़ चेंज हो जाता है, जैसे कि आपका वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है और उसका स्पीड जो होता है, ठीक है, वो भी चेंज हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कांस्टेंट क्या रहता है, आवृत्ति कांस्टेंट रहेगा, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, बाकी आपका वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य और उसका जो चाल है वेलोसिटी वो चेंज हो जाएगा। याद रखना फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है और वेवलेंथ और आपका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाता है, ठीक है।
अब देखो रेयर मीडियम से, ठीक है, अब देखो रेयर मीडियम से, जिसको रेयर मीडियम बोलते हैं विरल, ठीक है, ये है आपका रेयर मीडियम जिसको हम बोलते हैं विरल माध्यम, और सघन मीडियम जिसको हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो जब आपका ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ बढ़ेगा तो देखो अब क्या बोला है, तो अभिलंब की ओर झुकेगा, जो मैंने समझाया वही है, ठीक है, तो इसको मैं आप हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये इधर जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा तो ये नॉर्मल की तरफ झुकेगा, और जब आपका डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आएगा तो वो नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक है, वो चीज़ मैंने आपको समझा दिया। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है आपका इसके क्वेश्चन जो आता है बेसिकली एप्लीकेशन से आता है कि रियल लाइफ में आप कहाँ देखते हो आप रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। अब जिस तरीके से मैं याद करवा रहा हूँ आप ये चीज़ देखना, देखो रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट आप वहाँ देखोगे क्योंकि बहुत सारे आप एग्जाम्पल अभी आगे पढ़ने वाले हो जहाँ कोई चीज़ अपने जगह को छोड़कर दूसरे जगह दिखता है, जैसे कि पानी में डूबा हुआ पेंसिल, ठीक है, पानी में डूबा हुआ पेंसिल हल्का क्या होता है, झुका हुआ महसूस करता है, लगता है कि यहाँ से कट के इधर चला गया तो अपनी जगह से वो हट गया, तो ये किसका कंसेप्ट है, अपवर्तन का, रिफ्रैक्शन का, याद रखना रिफ्रैक्शन का। दूसरा चीज़ आप देखते हो आप मतलब जो पानी भरा होता है उसमें कुछ चीज़ गिरा देते हो, जैसे सिक्का गिरा देते हो, ठीक है, तो वो अपने जगह से लगता है कि ऊपर उठा हुआ है, ये किसके कारण होता है, वो आपका रिफ्रैक्शन का। यहाँ आप कंसेप्ट आपने क्या समझा, फिर से वो अपनी जगह से क्या हो गया, दूसरे जगह पहुँच गया, ये भी हो गया। उसके बाद मछली आप जब देखते हो कभी अगर बचपन में पकड़े हो लगेगा कि एकदम ऊपर है, लेकिन हाथ मारोगे तो कभी हाथ में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये भी जो कंसेप्ट है आपका किसका है, आपका रिफ्रैक्शन का है। एक और चीज़, सूर्यास्त के कुछ समय पहले और कुछ समय बाद तक सूर्य हमको दिखाई देते रहता है, ठीक है, ये भी किसका कंसेप्ट है, कि ये भी आपका रिफ्रैक्शन का ही कंसेप्ट है। याद रखना जो मैंने निमोनिक्स बताया, वो जितने चीज़ जिसमें क्या होता है ओरिजिनल प्लेस से वो, ठीक है, ओरिजिनल प्लेस से वो हटके दिखाई देता है, जैसे कि ये वाला हटके दिखाई दे रहा था, कॉइन वाला मैंने बताया सिक्का वाला हटके दिखाई दे रहा था, मछली अपने जगह से ऊपर दिखाई देता है, सन निकलने से पहले ही हमें दिखाई देता है और पूरा मतलब समय के बाद भी, ठीक है, मतलब निकला नहीं है लेकिन निकल गया, मतलब क्या अपने प्लेस से पहले ही आ गया, तो सूर्यास्त कुछ समय और कुछ समय बाद भी सूर्य दिखाई देते रहता है, तो ठीक है, ये हो गया। प्लस जो आपका जो स्टार जो होता है वो जो जगमगाता है, ठीक है, वो भी किसके कारण, तो वो भी आपका अपवर्तन के कारण। अब बोलोगे सर ये कैसे, तो ये आप थोड़ा डीपली जब पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारे लेयर है, ठीक है, इसीलिए वो ये चीज़ होता है। इतना चीज़ आप प्लीज़ याद रखिएगा, कॉइन वाला, पेंसिल वाला, मछली वाला, और ये सूर्य वाला कि सूर्य पहले दिखाई देता है उगने से पहले और सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देते रहता है, ठीक है, प्लस ये स्टार वाला डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे आपके चाहे जो भी एग्जाम दो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, कि आखिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको समझने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर आपको करना है तो आपको सघन मीडियम से आपको विरल मीडियम में जाना पड़ेगा, मतलब आपको डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाना पड़ेगा। पहला तो यही कंसेप्ट है, अगर ये चीज़ नहीं है तो कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। और मैंने क्या बोला था, डेंसर मीडियम का हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। अब देखो कि आखिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए जब एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, ग्रेटर हो जाए क्रिटिकल एंगल से, ठीक है, तब क्या होता है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, वो फिर से कहाँ आ जाता है, तो वो जिस मीडियम से वो स्टार्ट करता है ट्रेवल उसी मीडियम में वो वापस आ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया था फिर इसी में आ गया, मतलब डेंसर मीडियम से स्टार्ट किया था फिर से डेंसर मीडियम में आ गया, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थोड़ा और समझ लो क्योंकि आपको कोई समझाएगा नहीं फिर ये चीज़। देख लो मैंने क्या बोला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर हो जाएगा किससे, क्रिटिकल एंगल से। किससे, क्रिटिकल एंगल से। और क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जब, ठीक है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना होता है कि आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री का कोण बना लेता है। तो समझ में आया मैंने क्या बोला, क्रिटिकल एंगल क्या है, ठीक है, अप तान कोण का मतलब
अपनांक कोण मतलब होता है एंगल जो बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंट का ऐसा मान जिस पर अपवर्तन कोण मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का कोण जो होता है 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब हमारा अपतान कोण ग्रेटर हो जाएगा, किससे ग्रेटर हो जाएगा आपका, ये आपका किससे, क्रिटिकल एंगल से, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये वापस उसी मीडियम में आ जाता है जिस मीडियम से वो ट्रेवल करता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्रिटिकल के एंगल क्या है आपको समझ में आ गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, अब जो मेन क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि इसका एग्जाम्पल्स क्या है। अब याद रखना जितना भी चमकने वाला एकदम चमचमाहट वाला चीज़ है उसमें आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आएगा, कंसेप्ट पूरा, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। सबसे पहला कांच का चमकना, ठीक है, ये क्या है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ठीक है। कांच का चटका हुआ भाग मतलब मान लो कोई भाग टूट जाता है इसका हल्का सा, तो क्या चमकीला दिखाई देता है, तो फिर से क्या हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद पानी में पड़ी हुई परख नली चमकीली, तो ये भी क्या हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। प्लस आपको याद रखना है ऑप्टिकल फाइबर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर में भी ये। तो पहले तो चमकने वाला याद रखना, और दो चीज़ एक याद रखोगे, एक रखोगे ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत भी इसी पे काम करता है, प्लस एक और आपको याद रखना है जैसे कि मिराज जो होता है, मिराज क्या होता है पता है, जैसे कि एक चीज़ और देखोगे, जैसे कि हम लोग, ठीक है, रेगिस्तान में पेड़ अथवा वस्तुओं का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। प्लस एक चीज़ और याद रखना, ये भी कंसेप्ट होगा, ठीक है। और प्लस क्या होता है, आप जब गाड़ी से जाते हो तो देखोगे गर्मी के दिन में क्या होता है, एकदम पानी दिखता है सड़क पे, तो वो भी क्या है, एक मिराज है, ठीक है, वो भी एक मिराज है। तो जो रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देता है ये भी किसका है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, क्योंकि आपको यही पूछेगा एग्जाम में, यही पूछे जाते हैं एप्लीकेशन। और इंडोस्कोपी मतलब जो हमारा बॉडी का अंदर वाला पार्ट देखा जाता है, इसमें भी हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो कंसेप्ट मेनली याद रखना आपको कहाँ, सबसे पहला हीरा का चमकना, कांच का चटका हुआ भाग, टोटल, और आपका ये परख नली, प्लस आपका ऑप्टिकल फाइबर, प्लस आपका ये मिराज वाला कंसेप्ट, और ये आपका इंडोस्कोपी। प्लीज़ इतना आप याद रखोगे। उसके बाद हम लोग आते हैं डिस्पर्सन, जिसको हम लोग बोलते हैं विक्षेपण। विक्षेपण में बेसिकली क्या होता है कि आपको पता है कि जो लाइट जो आता है हमारा सन से, वो क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, वो बेसिकली होता है आपका व्हाइट कलर का, ठीक है। तो जब श्वेत प्रकाश यहाँ देख लीजिए, जब श्वेत प्रकाश अपने अव्ययभाग भागों में विभाजित होने पे उसके आपको विक्षेपण बोलते हैं। प्रकाश का आइजैक न्यूटन ने दिया। देखो बेसिकली क्या बोल रहा है कि जब व्हाइट लाइट, ठीक है, जब व्हाइट लाइट जो है क्या है, उसके 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं विक्षेपण, उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन। ये कंसेप्ट किसने दिया था, क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो न्यूटन जी ने दिया था। तो सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 7 रंग, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, और व्हाइट कलर को हम लोग 7 कलर में डिवाइड कर सकते हैं, किससे, विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, विक्षेपण बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। देखो तो ये आपको याद रखना है, इसका सिंपल सा कंसेप्ट होता है विब, और हम लोग ने याद किया VIBGYOR, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ देखना, शुरू में मैंने आपको क्या कंसेप्ट समझाया था, वही कंसेप्ट अब यहाँ यूज करने वाला हूँ, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका ज़्यादा होता है, जिसका एनर्जी सबसे कम होगा, मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका ज़्यादा होगा, रेड का होगा, सबसे कम किसका होगा, वायलेट का होगा, बट एनर्जी पूछे किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो वो वायलेट का होगा, और फ्रीक्वेंसी किसका सबसे ज़्यादा होगा, वायलेट का होगा, बट आपको पूछे कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो रेड का होगा, और सबसे ज़्यादा जो विक्षेपण होगा, सबसे ज़्यादा जो डेविएशन होगा, ठीक है, डिस्पर्सन, मतलब अगर डेविएशन का भी बात करें, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो डेविएशन और विक्षेपण जो होगा वो किस कलर का होगा, तो याद रखना वो होगा आपका वायलेट का होगा, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज़ और आप याद रखोगे, ठीक है, चलो अभी यहाँ देखते हैं, बैंगनी रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है और लाल का वेवलेंथ का सबसे अधिक होता है, लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है तथा बैंगनी का सबसे ज़्यादा होता है। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताया और ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगा तो डिस्पर्सन कम होगा, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका डिस्पर्सन कम होगा, ठीक है। जैसे कि वायलेट का देखो वेवलेंथ कम है तो डिस्पर्सन सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, समझ में आया। प्राथमिक रंग क्या होता है, अगर पूछे कि प्राइमरी कलर क्या होता है, तो याद रखना RGB, R मतलब रेड,
R, G मतलब ग्रीन और B मतलब ब्लू, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से कंसेप्ट जो जो पूछेगा मैंने आपको समझा दिया, एग्जाम में जब पेपर आएगा छोड़ के आओगे फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब आता है कुछ कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट आता है, रेनबो का कंसेप्ट। तो याद रखिएगा जो रेनबो जो बेसिकली बनता है वो हमेशा सन के ऑपोजिट बनता है। मान लो आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, अब मेनली कंसेप्ट वही है जो मैंने अभी डिस्पर्सन वाला आपको कंसेप्ट समझाया, ठीक है। मान लो आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, और यहाँ से सन का लाइट आ रहा है, ठीक है, सन का लाइट यहाँ आपके पीछे से आ रहा है, और यहाँ कोई क्या है, वाटर का ड्रॉपलेट्स है, मतलब पानी, क्योंकि आप देखते हो बारिश खत्म होने के बाद दिखता है, तो बारिश के पानी के बूंद में, ठीक है, ये जब व्हाइट लाइट जाता है तब वो क्या करता है, रेनबो का फॉर्मेशन करता है। अब सर क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। सबसे पहले याद रखना जो आपका रेनबो होता है दो तरीके का होता है, ठीक है, दो तरीके, एक होता है प्राथमिक रेनबो, ठीक है, PR प्राथमिक रेनबो, और एक होता है आपका सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। तो याद रखना जो प्राइमरी रेनबो होता है उसमें लाल कलर क्या होता है, बाहर होता है। तो देखो PR आ रहा है, पी मतलब प्राइमरी मतलब पहले, पहले क्या आ रहा है, रेड, ठीक है। फिर से सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, सेकेंड, सेकेंड में आपका रेड होगा, तो इसमें रेड नीचे होता है। तो प्राइमरी रेनबो जो होता है उसमें रेड ऊपर होता है, और सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, रेड नीचे होता है। आप ये इससे भी कनेक्ट कर सकते हो, PR मतलब प्राइमरी रेनबो, तो P मतलब पहले, पहले क्या आएगा, रेड आएगा, तो इसमें पहले रेड आता है, और SR मतलब सेकंड, सेकंड में क्या होगा, रेड होगा, तो रेड यहाँ लास्ट में आता है, ठीक है। ऊपर क्या होता है आपका, वायलेट होता है। अब ये कैसे बनता है, तो इंद्रधनुष में प्रवर्तन होता है, ठीक है आपका। देखो अब इसमें सब चीज़ होता है, ठीक है, प्रवर्तन होगा, फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अपवर्तन भी होगा। मतलब इसमें आपका, इसको मैं थोड़ा अगर समझाना चाहूँ ना, तो देखो अब मैं इसको ना समझा देता हूँ, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इसमें इतना सारा चीज़ आ रहा है। देखो देखो अगर मैं इसको इस तरीके से गोल बनाता हूँ, मान लीजिए कि ये एक आपका पानी का बूंद है, ठीक है, पानी का बूंद है, तो जैसे ही यहाँ देखो अब ये तो क्या हो गया आपका, रेयर मीडियम हो गया, ठीक है, रेयर मीडियम हो गया। अब ये क्या होगा, ये पानी है तो ये क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो जैसे ही इसमें अंदर घुसेगा तो सबसे पहले तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट लग गया। रिफ्रैक्शन का मैंने अभी बताया ना, जब मीडियम चेंज होता है रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट लग गया, और फिर इसके अंदर घुसने के बाद, फिर यहाँ लगने के बाद ये इसमें भी, ठीक है, यहाँ से अरे यहाँ से इसमें भी, फिर इसके अंदर फिर से इस तरीके से ये जाता है। तो बाहर से अंदर आने में तो इसमें क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, और अंदर में खुद में ये आपका क्या कर रहा है, आपका रिफ्लेक्शन कर रहा है। इसलिए प्रवर्तन भी यूज़ होता है, अपवर्तन भी यूज़ होता है, और इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। ये तीनों फेनोमेना यूज़ होता है आपका रेनबो के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। दोपहर 12 बजे हमें कभी इंद्रधनुष नहीं दिखेगा, क्योंकि दोपहर 12 बजे सन जो होता है हमारा माथा के ऊपर होता है, और हमें अगर इंद्रधनुष देखना है तो हमेशा याद रखिएगा ये जो बारिश अगर हुआ है, मतलब हमारा एक डायरेक्शन के ऑपोजिट होना पड़ेगा। मान लो बारिश हुआ इधर, अगर सन इधर से निकला है तो तभी ना इसके इधर जाएगा, तो अगर 12 बजे देखोगे तो ऊपर रहेगा, तो हो ही नहीं पाएगा फिर, ठीक है, समझ में आया। चलो प्राइमरी रेनबो क्या है, सेकेंडरी रेनबो क्या है, समझ में आया। अब देखो दो चीज़ याद रखना कि जो प्राइमरी रेनबो होता है इसमें 2 बार अपवर्तन होता है, ठीक है। अब अपवर्तन प्रवर्तन समझ रहे हो ना, अपवर्तन मैंने क्या आपको अभी समझाया था, ठीक है। ये देखो अपवर्तन जिसको हम लोग किसको बोलते हैं, अपवर्तन जो हम लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं हम लोग किसको, इसको, जब मीडियम चेंज होता है अपवर्तन, और प्रवर्तन मतलब हम लोग रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए ठीक है, तो देखो अगर आपको पूछे कि प्राइमरी रेनबो, ठीक है, तो प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, 2 बार अपवर्तन होता है, ठीक है, और 1 बार प्रवर्तन होता है, ठीक है, मतलब 2 बार रिफ्रैक्शन होता है और 1 बार आपका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। बट अगर सेकेंडरी रेनबो में देखोगे तो सिंपल याद रखना, 2 बार इसमें अपवर्तन होता है, 2 बार प्रवर्तन होता है, मतलब 2 बार रिफ्लेक्शन होता है और 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा होता है, तो आपको याद रखना ये होता है आपका हरा कलर होता है। ये चीज़ आप बहुत ही ईजिली रटने का जरूरत नहीं, बस ये याद रखना VIBGYOR, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं परिकिरणन का, ठीक है। परिकिरणन क्या है, देखिए परिकिरणन क्या होता है, बेसिकली जब लाइट निकलता है आपका सन से, ठीक है, जब लाइट निकलेगा आपका सन से, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा क्या है आपको पता है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, धूलकण होता है। तो जब ये धूलकण पे लगता है, ठीक है, तो ये क्या कर देता है, लाइट को स्कैटर कर देता है, ऐसे ऐसे स्कैटर कर देता है, अलग अलग भागों में तोड़ देता है, आप समझ लो नॉर्मल लैंग्वेज। तो जब प्रकाश धूल कणों के कारण सभी दिशाओं में फैल जाता है तो इस घटना को हम लोग स्कैटरिंग बोलते हैं, या इसी घटना को हम लोग परिकिरणन बोलते हैं। पूछा क्या जाता है, पूछा जाता है इसका, इस
कंसेप्ट पे क्या क्या आमने सामने हमें दिखता है, नेचुरल मतलब जो हमारा डेली लाइफ है उसमें आप क्या देखते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आकाश का नीला दिखाई देना, ठीक है, आकाश का नीला दिखाई देना, ठीक है, आकाश का नीला दिखाई देना, तो ये किसका कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखो कैसे याद रखोगे सर, मुझे तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, आप बोलोगे। देखो स्कैटरिंग वहां आएगा ना जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ फैलाव हो, बहुत ज़्यादा कोई फैलाव हो रहा है, जैसे कि आकाश का नीला दिखाई देना, आपने अभी तक नहीं पढ़ा इस टाइप का चीज़ कि बहुत दूरों में फैला हुआ है, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्कैटरिंग का। सूर्य के उगने और डूबने के समय लाल दिखाई देना, ठीक है, मैंने क्या बोला था, सूर्य के उगने और डूबने मतलब उगने से पहले कोई चीज़ दिखाई देता है, तो मैंने क्या बताया था आपको, कोई चीज़ पहले दिखाई दे रहा है, तो क्या मैंने बोला था, वो है आपका क्या था, रिफ्रैक्शन था, ठीक है। यहाँ वो चीज़ नहीं है, बोल रहा है कि यहाँ फैलाव का बात कर रहा है, सूर्य के उगते और डूबते समय लाल दिखाई देना, तो ये किसका है, स्कैटरिंग का, कोई चीज़ फैल रहा है, लाल कलर फैल रहा है। समुद्र में पानी का नीला दिखाई देना, सूर्य के उगने और डूबने के समय लाल मतलब जो सूर्य के उगते और डूबते समय लाल दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र का पानी का नीला दिखाई देना, ये सब फैलाव जो हो रहा है किसके कारण होता है, तो आपको याद रखना है ये होता है आपका स्कैटरिंग, याद रखना, यही चीज़ सब पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफ्रैक्शन का। डिफ्रैक्शन बेसिकली क्या है, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोलूं, जब प्रकाश किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजरता है तब वह किनारे से थोड़ा विचलित हो जाता है, तब अपने मार्ग से थोड़ा हट जाता है, इसको हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। देखो अगर अभी तक आपने पढ़ा है तो मैंने आपको क्या बताया था, लाइट जो होता है हमेशा सीधा ट्रेवल करता है, ठीक है, क्या करता है, सीधा, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है। बट अगर एकदम छोटा सा छिद्र अगर हम लोग यहाँ कर देना और लाइट अगर हम लोग इसके पास करें तो थोड़ा सा यहाँ ये डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब सीधा नहीं जाके थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, और इस फिनोमेना को हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। मुंह से मैं बोलते जा रहा हूँ, ये मत समझना कि कुछ भी बोल रहे हैं सर, क्वेश्चन सब यहीं से रहेंगे। बीपीएससी का पेपर उठा के देखो, अभी जो रिसेंटली हुआ, चाहे कोई भी पेपर उठा के देखिए, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन, ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, जो आपका ये जो डिफ्रैक्शन है, ठीक है, तो याद रखना कि ये कितना छोटा है उस पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। प्रकार का विवर्तन अवरोध के आकार पर निर्भर करता है, अगर जितना छोटा होगा विवर्तन उतना अधिक होगा, याद रखना। तो डिफ्रैक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज कितना है इसका, ठीक है, तो यही इसको ही हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये दो एग्जांपल आपको याद रखना है। देखिए हमने क्या होता है, लाइट क्या है, वेव इस तरीके से जाता है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक वेव है इस तरीके से जा रहा था, एक और वेव आ गया जो जस्ट इसके ऑपोजिट में चलने लग गया, तो ये तो इसका जो मेन चीज़ है इसको कम कर देगा, मतलब इसका जो आयाम है उसको कम कर देगा। तो इस टाइप का जो चीज़ होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट अगर कोई वेव ऐसे ही चल रहा था और एक वेव और इसके ऊपर आके वैसे ही चला गया, तो क्या हो गया, ये इसका तो एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा, आयाम बढ़ा देगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इंटरफेरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, इंटरफेरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज करे। सुपर इम्पोज मतलब समझते हो, मतलब किसी के ऊपर चढ़ जाना, ठीक है। इसको बेसिकली टेक्निकली चीज़ें बहुत चीज़ होता है, बट हमें उतना जाना नहीं। तो जब समान आवृत्ति और आयाम वाले, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी की दो तरंगे समान दिशा में आगे बढ़ती है, ठीक है, तब उनके अध्यारोपण मतलब सुपर इम्पोज, ठीक है, इम्पोजिशन से माध्यम की कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर अधिकता कम हो जाती है, वही चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने समझाया, ठीक है। अब मेनली याद क्या रखना है यहाँ, ठीक है, देखो जो कंसेप्ट होता है ना बहुत ही क्लियर समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, मतलब बुकिस नहीं कि बुक में जो लिखा हुआ है एकदम जो दिखे वैस टाइप से। जल की सतह पर फैली हुई ये बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है, मतलब इससे पहले वाला में, ठीक है, बीपीएससी जो अभी जो हुआ था ना, जो सबसे 67 में से 66 में ये पूछा गया था। जल की सतह पर फैली हुई तेल की बूंद का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, ठीक है, तो ये याद रखना, ये स्पेशली कंडीशन है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अलग से याद करके रखना कि जल की सतह पर अगर कोई चीज़ फैला हुआ है, ठीक है, तेल का जो बूंद होता है वो क्या दिखाई देता है, आपका कलरफुल दिखाई देता है, तो किसके कारण, वो इंटरफेरेंस या व्यतिकरण के कारण। साबुन के बुलबुलों को रंगीन दिखाई देना, याद देखना, ये भी किसका है, तो ये इंटरफेरेंस के कारण, ठीक है। ह्यूमन आई का अगर हम लोग थोड़ा बात करें, ऐसे हमने आपको बहुत सारे इस पे को ये करवा दिया है, ठीक है, बट एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इस पर मैंने देखो क्वेश्चन वाला जो सीरीज चला है ना वो जरूर आप याद रखना, ठीक है। चलो
एक चीज़ हम लोग बात करते हैं, मिरर का बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी पूरा दिया हुआ नहीं बट मिरर हम लोग कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो कांच की, देखो कोई भी एक कांच है, ठीक है, तो कांच की दूसरे सतह पे जब सिल्वर, ठीक है, लेप या अन्य विधि से बंद कर दिया जाता है तो उसे हम लोग दर्पण कहते हैं, उसे हम लोग मिरर कहते हैं। अब मिरर दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है, और एक हो सकता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहले ये देखो, एक तो है, देखो अब मिरर देखो बेसिकली एक गोल, अगर ये पूरा का पूरा एक स्पेयर है, गोल है, ठीक है, अगर हम लोग इसको देखें, इसको काट देते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको काट देते हैं, ठीक है, और इधर भी रंग देंगे पीछे और इधर भी रंग देंगे पीछे, ठीक है, तो ये एक मिरर बन जाएगा, ठीक है, यही चीज़ है। अब यहाँ ध्यान से देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। अब सबसे पहले अगर हम लोग समतल मिरर का बात करें, जो बेसिकली हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, बेसिकली इससे भी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो तो समतल मिरर जो होगा आपका, जो प्लेन मिरर होगा जो आप देखते हो, तो दैनिक जीवन में जिस दर्पण का उपयोग हम करते हैं वो समतल मिरर होता है। समतल दर्पण प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनाते, देखो ये भी आधा लिखा हुआ है, ठीक है, हमने समझा, इतना तो मुझे समझ में आता है कि ये क्या बनाता है, जो आपका समतल मिरर है, जो प्लेन मिरर है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो प्रतिबिंब, जो इमेज जो बनाता है वो सदैव आभासी मतलब आपका वर्चुअल बनाएगा और सीधा बनाएगा मतलब इन्वर्टेड बनाएगा। बट एक वर्ड यहाँ मिसिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वो लेटरली इन्वर्टेड बनाएगा। बोलोगे सर ये लेटरली इन्वर्टेड क्या है, देखो तो याद रखना जो प्लेन मिरर है जितना आपका साइज है, ठीक है, उतना ही साइज का आपका इमेज बनेगा। पहला तो आप ये समझ गए, ठीक है, ये नहीं कि आप 2 मीटर का हो आपको दिखाएगा 4 मीटर, ये तो समझ गए। उसके बाद जो आपका इमेज बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, आपका वर्चुअल बनेगा मतलब आभासी बनेगा, और वो सीधा बनेगा। सीधा मतलब अगर आप सीधा खड़े हो तो सीधा ही दिखाई देता है, प्लस वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, मतलब आपका जो दायां वाला चीज़ है वो बायां में दिखाई देगा और बायां वाला जो चीज़ है वो दायां में दिखाई देगा। समझ में आया। प्लस आप जितनी दूर पर खड़े होगे मिरर से उतनी ही दूर पे आपका इमेज भी बनेगा, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट आप प्लेन मिरर में याद कर लो, ठीक है। तो समतल दर्पण से वस्तु का जितना दूर रखा जाता है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूर बनता है, ठीक है। अब याद रखना हम लोग बात करते हैं कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, गोल है, ठीक है, इसको बीच से काट दो, इधर इधर रंग कर दिया और इधर इधर रंग कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कि अगर ये वाला को हम लोग इस साइड वाला को तो ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा और ये वाला जो हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। अब वो कैसे सर, तो अभी देख लो ये, ठीक है। देखो तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर देखो हमने अभी आपको गोल इस तरीके से बना के दिखाया था। तो जब कॉनकेव मिरर क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं। इस दर्पण में प्रकाश किरण जिस सतह से टकराती है अंदर की ओर, ठीक है, होता है, ठीक है, अंदर की ओर वो टकराता है और बाहर की तरफ पॉलिश होती है, ठीक है। बट क्या होता है इसमें, क्या होता है कि जो अंदर की तरफ पॉलिश होता है और बाहर की तरफ वो टकराता है, बस इतना ही डिफरेंस है। बट जो ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉन्वेकेव मिरर है, इसका जो इमेज फॉर्मेशन वाला डायग्राम है वो आपको करवाना है, जो आप लोग नहीं करते हो, ठीक है, और वो मैं आपको करवाऊंगा। तो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आप समझ लो, और यहाँ भी आधा आधा सच लिखा गया है, ठीक है, याद रखना। इसको भी मैं आपको डिटेल में एक अलग वीडियो में करवाऊंगा। कुछ चीज़ जो आपको यहाँ से देखो एटलीस्ट पढ़ लेना, ये छोड़ मत देना कि सर ये तो बोल दिए, ठीक है, इसको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ इमेज के साथ साथ, ठीक है, कि अगर कहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा। अब देखो जहाँ से उतना वो पूछता नहीं है, बट अगर पूछ लिया तो आप तो एटलीस्ट ऐसे बच्चे हो गए, मानो 99% लोग जवाब नहीं देंगे, आपको जवाब दे के आना, ठीक है। तो उस लेवल तक हम एक वीडियो और करेंगे इसमें। अब देखो जो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, जो कॉन्वेक्स मिरर इसका यूज़ कहाँ होता है, देखो तो कॉन्वेक्स मिरर याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रॉपर्टी होता है, क्या करता है, ये छोटी जगह में बहुत सारा चीज़ सामान लेता है, ठीक है, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर का प्रॉपर्टी, मतलब अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण, अवतल ये होता है उत्तल, उत्तल मतलब कॉन्वेक्स मिरर और अवतल मतलब कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो उत्तल आपका, मैंने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में मैंने क्या बताया, ये ऐसा होता है कि छोटा एरिया में बहुत सारा चीज़ सामान लेता है। इसीलिए गाड़ी का जो शीशा होता है, ठीक है, गाड़ी का जो शीशा होता है ये रियर व्यू वाला, अब याद रखना मैं कौन सा शीशा का बात कर रहा हूँ, जिसमें आप पीछे देखते हो, जिसको रियर व्यू बोलते हैं, ठीक है। तो साइड मिरर जो होता है उसमें कॉन्वेक्स मिरर होता है, बट इसका जो हेडलाइट होगा उसमें कौन सा मिरर होगा, उसमें होगा आपका क्या, आपका कॉन्केव मिरर। तो इसमें डिफरेंस समझ के रखना है। अगर आपका साइड मिरर बोले तो कॉन्वेक्स मिरर, बट उसका हेडलाइट वाला बोले, ठीक है, जो आगे हेडलाइट होता है, तो उसमें आपका कॉन्केव मिरर। एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है इसमें, जो कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज़ होता है, आप स्ट्रीट लाइट देखना,
ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट जो लगाया होता है, ठीक है, उसमें कौन सा मिरर होता है कि उसको भी बहुत दूर कवर करना है, तो जो रास्ते में लाइट होता है तो उसमें भी आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब यहाँ देखो, नाक, कान, दांत, जितने डॉक्टर होते हैं वो किस टाइप का मिरर यूज़ करते हैं, तो क्योंकि इसका काम क्या होता है ना, ये आपका कॉनकेव मिरर का, ये कोई चीज़ को बहुत बड़ा दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। तो इसीलिए कान हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, दांत का जितना भी डॉक्टर है वो क्या करता है, आपका ये वाला मिरर यूज़ करता है, मतलब कॉनकेव मिरर यूज़ करता है। देखो यहाँ पे से दाढ़ी काटने में जो हम लोग दर्पण यूज़ करते हैं, ऐसे तो घर में हम लोग प्लेन मिरर करते हैं, ठीक है। बट अगर बोले कि दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में कौन सा मिरर होता है, तो उसमें हम लोग कॉनकेव मिरर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा इमेज दिखाएगा। गाड़ी की हेडलाइट ये हो गया, टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गया, जितना भी बड़ा चीज़ है दिखाने का, उसमें हम लोग कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल लिखा हूँ बच्चा लोग, ठीक है, इसको कन्फ्यूज़ मत करना, ठीक है, फिर से एक बार सुन लेना। अब हमने ये मायोपिया ये सब मैंने आपको समझा दिया, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसमें आप देख लेना, ठीक है। माथा दर्द करने से कोई फ़ायदा नहीं, इसको मैंने बहुत, ये तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, जो प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जा रहा है, ठीक है, वो माई बाप है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन भी उससे बाहर आ गया मेरे कंसेप्ट से, जो मैं आपको करवा रहा हूँ स्पीडी से, फिर बताना। उसी तरीके से जीएस का भी स्टार्ट किया जा रहा है। सो थैंक यू सो मच। कितना मिनट आप लोगों ने आज बुलवाया, 50 मिनट कंटिन्यूसली आप लोगों ने बुलवा लिया मुझसे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इसका एक वीडियो और करेंगे जिसमें हम लोग थोड़ा ऊपर तक पोलराइजेशन, कुछ और मिरर फार्मूला, इमेज फार्मूला, क्योंकि ये लोग कोई नहीं पढ़ के जाएंगे, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है, बट मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, और आप लोग करके आओगे। जय हिंद।